हाँ जी भैया, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं बच्चा पार्टी? सब लोग खुश, बिंदास? अरे स्माइल करिए यार, थोड़ा सा मुस्कुराइए। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं भाई। हालांकि चैप्टर बड़ा सैड चल रहा है, हम गरीब कैसे बने, कैसे हमको अंग्रेजों ने लूटा, पर फिर भी मुस्कुराइए भाई। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? कैसे हुआ एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन, यानी कि वाणिज्यीकरण। अंग्रेजों ने, यार ये बड़े सियाने लोग थे, इन्होंने किस तरह से भारत के कृषि प्रधान समाज को ब्रिटिश वस्तुओं के आयात प्रधान समाज बना दिया, इंपोर्ट ओरिएंटेड सोसाइटी। तो ये बनाने में ना एक और चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, वो है भारत में विऔद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्रीज, हमारे हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। कैसे अंग्रेजों ने किन किन तरीकों से, क्या हथकंडे अपनाकर भारत के उस एक आधुनिक परंपरागत स्वयं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की रीढ़, गांव विलेज इकोनॉमी, कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया, इसमें हम पढ़ेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ना, ये दो शब्द क्या लिखे हैं पीछे? नहीं सोच रहे? सोचो भैया, सोचना पड़ेगा। ये दो शब्द हैं। एक शब्द है मुजलिन। क्या शब्द है? मुजलिन। दिख रहा है? सोचो यार, ये क्या होगा मुजलिन। अच्छा, दूसरा शब्द से बता दो, केलिको। दूसरा शब्द लिखा है मैंने, केलिको। कभी पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? अच्छा चलो ये बताओ कि जब अंग्रेज लोग भारत पर कब्जा कर रहे थे, उसके पहले मुगल पीरियड में भारत की इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी? नहीं पढ़े हो? अबे बुड़बक, पढ़ो बे। हमें ये पढ़ाया जाता है और हमने ये पढ़ा है कि यार मुगलों ने बहुत लूटा, बहुत मारा, मुगलों ने, औरंगजेब ऐसा था, औरंगजेब वैसा था, इन्होंने हमको बहुत ज़बरदस्ती लोगों के धर्म परिवर्तन कराए। इतिहास के पन्नों में अच्छे पन्ने भी होते हैं, बुरे पन्ने भी होते हैं। हम किसी पर्टिकुलर राजा को बुरा नहीं बोलते, उस समय के समाज की अर्थव्यवस्था को भी पढ़ना चाहिए। तो भैया, मुगलों के समय की अर्थव्यवस्था जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यार भारत ना इकोनॉमिकली स्ट्रांग था। दुनिया के पूरे व्यापार का लगभग, अलग अलग किताबों में अलग अलग बात मिलती है, पर जहां मुझे याद आ रहा है कि दुनिया के व्यापार का लगभग 25 से 27% के आसपास ट्रेड हम लोग करते थे। ढाका पूर्व का मैनचेस्टर, इतना इकोनॉमिकल सर्कुलेशन इंडिया का था। भारत की वस्तुओं का डिमांड यूरोप में बहुत था। यार यूरोप में तो होगा ना, जब भी तो वो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा घूमते फिरते भटकते हिंदुस्तान की कालीकट की सरजमीन पर पहुंच गया ना। डिमांड थी भैया, जब भी तो भटका। तो कुल मिलाकर के बात ये निकल के आई कि अंग्रेजों के आने के पहले हम ग्लोबलाइज थे भाई, वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था में थे, दुनिया से जुड़ाव था हमारा। दुनिया की सबसे बड़ी, मतलब फारस के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी हम ही लोग थे। हमारे हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड यूरोप में थी, अफ्रीका में थी, एशिया के दूसरे देशों में थी। और हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार, अच्छा पहले ना अंग्रेज लोग सीधा व्यापार नहीं करते थे भारत के साथ, मीडिएटर थे। मीडिएटर कौन थे? अरेबिक लोग। तो एक बार क्या हुआ, एक बड़ा इराक का बड़ा फेमस शहर है जिसकी चर्चा अभी कुछ दिनों पहले भी आप लोगों ने देखी होगी, मौसूल। इराक का एक फेमस शहर है मौसूल में अरबी व्यापारियों के माध्यम से
पहली बार ये गोरे गोरे दिखने वाले जो अंग्रेज है ना, इन्होंने कपड़ा देखा, भारत का कपड़ा। अरे बड़ा शानदार कपड़ा है यार, बड़ा बहुत अच्छा लगा उनको। अरे स्किन को कितना अच्छा फील देता है, गुड गुड फील। और उस कपड़े को नाम दिया उन्होंने मुजलिन। क्या नाम दिया रे? क्या रे? मुजलिन। पुर्तगालियों ने जब पहली बार कालीकट में आए थे तो वो भी यार इंडियन कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग से बड़े प्रभावित हुए। उनको भी कपड़ा बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने इसको नाम दिया क्या? कैलिको। पुर्तगालियों ने भारत के सूती कपड़ों को नाम दिया था कैलिको और अंग्रेज इसको कह के संबोधित करते थे मुजलिन। बोले बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत रफ एंड टफ कपड़ा है, बिल्कुल बॉडी पे ऐसा लगता है पहनते तो बहुत अच्छा फील देता है। अब क्या हुआ बच्चा कि भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था ना, वो इतना डेवलप था उस समय पर अंग्रेजों के आने के पहले कि दुनिया का 1/3, कितना बेटा? 1/3 कॉटन सूती वस्त्र उद्योग हम ही दुनिया को भेजते थे। इतना ज़्यादा हमारा उस समय पर डिमांड होता था, मतलब कपड़ों का इतना डिमांड था दुनिया में। अब भारत में जो परंपरागत तौर पे जो हमारे यहाँ जो एक सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंस विलेज इकोनॉमी थी, उसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल था। हमारा टॉपिक है विऔद्योगीकरण, ठीक है ना। अब देखो यार, विऔद्योगीकरण का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज को समझो। जब मैं कहता हूं कि डिक्लाइन एंड डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसको ये क्या होता है, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब विऔद्योगीकरण का परिभाषा क्या है? तो विऔद्योगीकरण का मतलब है कि किसी देश की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में उद्योगों का अंश या उनका कंट्रीब्यूशन कम 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 होता जाए, उद्योगों का। अब पहले हमारे यहाँ ना बड़ी मेजर इंडस्ट्रीज नहीं थी, मगर हमारा हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्री बहुत अच्छा था। और अच्छा क्यों था? अच्छा क्या क्या था हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्री में, ये भी समझ लो। हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं कॉटन क्लोथ्स की। मैंने अभी बताया कॉटन क्लॉथ्स की कितनी डिमांड थी। यूरोप के कई सारे देशों में हमारे कॉटन क्लोथ्स की डिमांड थी, इसीलिए यूरोपियन लोग भारत में आए। और हमारे यहाँ के जो कपड़े थे वो बड़े अच्छे होते थे और बहुत ही रफ एंड टफ कपड़ा होता था, मतलब लोग ना उनको इस्तेमाल करके फील हैप्पी होते थे भाई, कुल मिला करके। और मैंने कहा ढाका हमारे यहाँ कॉटन इंडस्ट्री का हब था। फिर हमारे यहाँ कश्मीर वुलन इंडस्ट्री के लिए फेमस हुआ था। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो मालवा है, मालवा के अलावा हमारा जो उत्तर प्रदेश का शहर है लखनऊ, ऐसे कई सारे शहर थे बहुत अच्छे जो कपड़ा उद्योग के लिए बड़े चर्चित थे। फिर रेशमी वस्त्र, सिल्क भारत का प्राचीन काल से ही बड़ा फेमस रहा है और सिल्क फैब्रिक जो है उसकी डिमांड भी ग्लोबल होती थी। जूट फैब्रिक, जूट उद्योग, भारत का जूट खासतौर पे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जिसे हम आज कहते हैं, उस समय भारत का बंगाल प्रांत, यहाँ पर जूट की प्रोडक्शन बम्पर होती थी। और जूट प्रोडक्शन का इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्री में होता था, खासतौर पे थैले बनाने में, बोरियां बनाने में, सामान रखने के लिए जो कवर होता है वो बनाने में, तो जूट का बड़ा डिमांड था। ये जूट इंडस्ट्री हमारे यहाँ अच्छी थी। कास्ट वुड फैब्रिक, लकड़ी का बड़ा वो था। मोती आभूषण, गहने, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, ये प्राचीन काल से भारत की बड़ी फेमस रही है। भारत के लोगों को सजने संवरने का बड़ा शौक तो है ही सही, इस वजह से हमारे यहाँ एक अच्छी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है। और उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का डिमांड जो है यूरोप में था। यूरोप के कई सारे पुराने जो लेखक हैं उन्होंने अपनी किताबों में इस बात का जिक्र किया है भैया कि यूरोप की महिलाएं जो हैं भारत की बनी हुई चीज़ों से अपने आप को संवारती हैं, श्रृंगार करती हैं। तो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत अच्छी थी। फिर मृदभान, पॉटरी, ठीक है, मिट्टी के बने हुए कास्ट जो हमारे यहाँ चीज़ें होती है ना, पॉटरी, वो बड़े ही पॉपुलर रही। मिट्टी के बने हुए मटके हों, चाहे घरेलू इस्तेमाल की कई सारी चीज़ें हों। और हाथी दांत पर बनी हुई वस्तुएं, हाथी दांत समझते हैं? हाथी दांत का मतलब
सब समझते होंगे ना। तो जो हाथी दांत होता है उसकी भी चीज़ें हमारे यहाँ काफ़ी चर्चित रही। तो अब क्या है बच्चा कि अंग्रेज़ों ने ये सब इंडस्ट्री जो थी ना, इससे हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत थी। अब हुआ क्या कि दुनिया की लगभग पूरी बाज़ार में लगभग मैंने कहा 25 से 30% तक हिस्सेदारी रखने वाले भारत का ये हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्री ख़त्म कैसे हुआ, प्रश्न ये है। अंग्रेज़ों ने क्या किया, क्यों किया है तो सबको पता है, लूटना चाह रहे थे, पर क्या किया। प्लासी के युद्ध के बाद से ही भारत में हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्री का पतन शुरू हो गया। कैसे हो गया कि बंगाल के खास तौर पे जो कारीगर थे, अच्छा एक इंडस्ट्री और बड़ी पॉपुलर थी हमारे यहाँ, लोहे की इंडस्ट्री। भारत में ना आयरन से बनी हुई वस्तुएं, हालांकि जो हमारे यहाँ लोहे के कारीगर होते थे वो छोटे छोटे एरिया में और छोटी छोटी दुकानें चला करके अपने लोहे का मटेरियल बनाते थे, मगर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का उनका मटेरियल होता था। जैसे टीपू सुल्तान की तलवार जो इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी थी, वो भी हाथ के द्वारा बनाई गई तलवार थी, पर बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। उसका वर्णन तो कई सारे लेखकों ने अपनी किताबों में और अपने कमेंट में किया है। तो यार हाथों से बने हुए लोहे के औजार, घरों में खेती में आने वाले, इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब भी अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री थे। मगर जब अंग्रेज लोग आए ना, तो उन्होंने अपना आयरन यहाँ पर एक्सपोर्ट करना शुरू किया, उससे ये इंडस्ट्री भी खत्म हुई। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। अब सबसे पहले कि यार जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसका पतन क्यों हुआ, तो उसमें जो सबसे पहला और जो बड़ा कारण आता है वो है शिल्पियों के मुनाफे में बहुत ज़्यादा कमी। डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण, डिक्लाइन का कारण शिल्पियों के मुनाफे में कमी। मुनाफे में कमी का मतलब क्या होता है कि जब प्लासी का युद्ध हो गया ना, तो अंग्रेज लोगों ने क्या किया, डरा धमका करके उनसे अपने प्राइस पर चीज़ें खरीदी, तो उनका जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, बहुत ही डाउन हो गया, बहुत ही कम हो गया। और उस कम प्रॉफिट में क्या हुआ कि वो लोग अपने ना प्रोडक्शन के प्रति उतने अवेयर नहीं रहे, उससे हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गया, डाउन होता चला गया। एक पहला बड़ा कारण तो ये रहा। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर ये समझिएगा कि मुनाफा कम क्यों हुआ, उसका एक कारण है 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट। याद आ रहा है क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने लेजेस फेयर का प्रिंसिपल लागू किया था, अहस्तक्षेप। और उनका यह कहना था कि यार ब्रिटिश इकोनॉमी का कनेक्शन दूसरे देशों में से होगा, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटेन के व्यापारियों को भारत में आने के लिए परमिट कर दिया था। इसके पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था, उन्होंने ख़त्म किया। तो अब ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में आने लगे। और जब वो भारत में आ गए, वस्तुएं उनकी भी भारत में आने लगी, तो ब्रिटेन की बनी हुई वस्तुएं, मशीन से बनी हुई वस्तुएं, भारत से हाथ से बनी हुई वस्तुएं, यार सस्ता कौन पड़ेगा, बोल पप्पू, सस्ता कौन पड़ेगा, है ना। समझ रहे बात को। भाई मान लो कि एक व्यक्ति है हजारी लाल। अब हजारी लाल जो है भैया, वो अपने छोटा सा उसका घर है, घर के बाहर उसकी दुकान है, और वो यार बढ़िया है ना, क्या करता है कि हाथ से पहनने के लिए आपका कपड़ा बनाता है। हजारी लाल, ठंड चल रही है अभी, समझ लो, स्वेटर बनाता है। अब हजारी लाल गांव के ज़रूरत के जितने भी घर हैं उनकी वो पूर्ति कर देता है, हाथ से बनाता है, थोड़ा महंगा भी होता है। अब क्या हुआ कि एक व्यापारी आए उस गांव में, जनरल या जनरल तो यार मिलिट्री के आदमी के नाम, मान लो माइकल हैफर्ड आ गए। अब माइकल साहब ने अपनी दुकान खोल ली। अच्छा, वो ना वूलन कपड़ा वो भी बेच रहे हैं, पर वो ला रहे हैं ब्रिटेन की इंडस्ट्री से बना बनाया, शानदार, क्या दिखता है यार, बहुत अच्छी कलाकारी है उसमें। अब क्या हुआ, वो हजारी लाल की दुकान पर पहले 50 लोग आते थे, साइमन साहब की दुकान पे कोई नहीं जा रहा था। पर इधर क्या किया, अंग्रेजों ने किसानों पर बढ़ा दिए टैक्स। अब टैक्स बढ़ गया तो उनके पास पूंजी हो गई कम। अब कम पूंजी है और कपड़ा भी पहनना है, हजारी लाल तो महंगा देगा, बेचारे का हाथ से बना हुआ है। तो धीरे धीरे लोग साइमन साहब की तरफ खसकने लगे, साइमन साहब के पास आने लगे। सस्ता है ना भाई,
सस्ता है, इसलिए लोग उधर अंग्रेजों की दुकानों पे जाने लगे। हजारीलाल की दुकान धीरे 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 क्या हो जाएगी रे, बंद हो जाएगी। तो 1813 का चार्टर एक्ट ये एक बड़ा कारण बना मुनाफे में कमी का। ठीक, इसके बाद क्या हुआ बच्चा कि ब्रिटेन में, अच्छा, अंग्रेजों ने एक चीज और गेम खेला, निर्यात कर अधिक होना। निर्यात माने एक्सपोर्ट। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई ब्रिटेन है, अंग्रेजों ने एक गेम क्या खेला कि जैसे ये ब्रिटेन है और ये इंडिया है, अब इंडिया से कोई चीज जब इंग्लैंड की तरफ जाएगी ना तो यहां पर लगेगा उस पर एक्सपोर्ट टैक्स, है ना, और इंग्लैंड में वो चीज पर क्या लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी। यहाँ एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो इन्होंने क्या किया कि भारत से जब कोई चीज बाहर जाएगी तो, अच्छा, भारत के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की डिमांड कहाँ थी, यूरोप में थी, यूरोप के कई देशों में थी, और अधिकतर अफ्रीकन और यूरोपियन देशों में ब्रिटेन का थोड़ा आधिपत्य था। तो एक तो उन्होंने इस पर क्या किया, भारत से बाहर जाने पर यहाँ पर लगा दिया एक्सपोर्ट ड्यूटी, बढ़ा दिया, निर्यात कर ज़्यादा कर दिया। तो ये जो भारत से बनी हुई चीज़ थी, ये तो एक तो हाथ से बनी है, दूसरी वो क्या हो गई, महंगी हो गई। अब जब ये वस्तु कैसे तैसे बेचारे हजारीलाल ने सोचा कि चलो एक काम करो, ये गांव वाले नहीं खरीद रहे ना, मैं इंग्लैंड भेजूंगा। तो उसने कैसे तैसे बना करके अपना डब्बा बॉक्स पैक किया और इंग्लैंड भेजने के लिए निकल पड़ा। अब ये जहाज कंटेनर में रखाया, यहाँ पर उस पर लगा दिया एक्सपोर्ट ड्यूटी, समुद्र के किनारे पोर्ट पर। उसने कहा चलो यार थोड़ा बहुत मैं भर देता हूँ, वहाँ तो मुझे बड़ा मार्केट मिलेगा ना। अब उसका प्रोडक्ट भैया इंग्लैंड पहुँचा, यहाँ पे लगेगा इंपोर्ट ड्यूटी, लगेगा ना इंग्लैंड में, वहाँ भी उन्होंने बहुत बढ़ा दिया। तो हजारीलाल का प्रोडक्ट जो है यहाँ से 100 रुपये का निकला, वहाँ मार्केट तक पहुँचते पहुँचते, नहीं इंग्लैंड के मार्केट तक पहुँचते पहुँचते वो हो गया 175 का, 75 रुपये तो टैक्सी लग गया उस पर। बताओ यार क्या किया जाए। उसका प्रोडक्ट इतना महंगा कर दिया इन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी पॉलिसी के तहत कि अब इंग्लैंड में उसको खरीदारी नहीं मिला। जब खरीदारी नहीं मिला तो हजारीलाल की दुकान गांव वालों से भी बंद करवा दी और उधर यूरोप वालों से भी बंद करवा दी। तो यार ये अंग्रेज, मैंने कहा ना, बहुत सियाने किस्म के लोग थे। ये कैंसर की तरह आए थे, कैंसर की तरह पूरे बॉडी को अंदर से खोखला कर दिया इन्होंने। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी इंटरनल इकोनॉमी। उसको हम रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, इंटरनल इकोनॉमी। क्या कारण है मोदी जी बात कर रहे हैं भैया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर का मतलब ही ये है कि अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना, अपनी इंटरनल इकोनॉमी को स्ट्रांग करना। आंतरिक अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो देश दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा तो कोरोना आए, रूस यूक्रेन लड़े, कुछ भी हो जाए, हम अपने आप में क्या रहेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। यही आत्मनिर्भर भारत का मूल उद्देश्य है। यहां पर क्या था, अपनी इंटरनल इकोनॉमी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। अब हम बेचने के लिए बाहर पर निर्भर थे, बाहर भी इनका राज्य था, वहां पे इन्होंने क्या कर दिया, ऐसी पॉलिसीज बना दी और जिससे भारत का बाजार पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। ये अंग्रेज लोग थे भाई, सफेद चमड़ी के नीचे काला दिमाग और काला दिल उस समय पर उपनिवेशवाद में। आज मत बोलना कि सर अरे आज तो हमारा ऋषि सुनक साहब वहां के प्रधानमंत्री है, कैसे बोल रहे हैं सर आप। मैं आज की बात ही नहीं कर रहा, मैं उपनिवेशवाद के दौर की बात कर रहा हूं। और सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, दादा भाई नौरोजी ये बोल बोल करके थक गए, आरसी दत्त ये बोल के थक गए, कार्ल मार्क्स ये बोल के थक गया कि अंग्रेज लोग लुटेरे थे। उपनिवेशवाद के दौर में ये लुटेरे थे, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। अब कुछ यार अंग्रेज इतिहासकार बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान नहीं जाते इफ वी डिड नॉट वेंट टू इंडिया। हाउ इंडिया विल बी मॉडर्नाइज। तो तुम हमको क्या आधुनिक करोगे, हमारे यहां से पैसा ले लेकर के बोरिया भर भर के तुम इंग्लैंड ले गए, जब तो तुम्हारे यहां शहर बसे, और हमें आधुनिक कैसे करोगे। अंग्रेज लोग ना
अपने आप में ये समझते थे कि हम सबके फादर हैं, सबसे बड़ी अच्छी हमारी रेस है, हमारी नस्ल है। वो तो क्या हुआ कि भारतीय राजे रजवाड़े अगर एक हो जाते तो शायद हमारा देश लुटने से बचे जाता। तीसरा कारण, यूरोप के बाजारों में बिक्री पर रोक, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अच्छा, एक किस्सा कहीं पर मैंने पढ़ा था कि ब्रिटेन में एक महिला ने भारतीय जो सूती कपड़ा होता है ना, उसका इस्तेमाल किया तो उस पर 200 पाउंड का जुर्माना लगा दिया। 200 पाउंड का जुर्माना। बोले उन्होंने बैन कर दिया कि भारत की चीजें कोई नहीं खरीदेगा। इससे हमारी इंडस्ट्री को, हैंडलूम इंडस्ट्री को, हस्तशिल्प उद्योग को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारत के हस्तशिल्प उद्योग के पतन में एक जो चीज है वो है रेलवे, ये भी जिम्मेदार रहा। अब बोलोगे सर रेलवे ने कैसे नुकसान पहुंचा दिया? सोचना पप्पू, सोच सोच, सोच। अरे लीला, सोच बेटा, सोच, दिमाग के ढक्कन खोलो। रेलवे से हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे नुकसान में जाएगा? थोड़ा सोचो, रेलवे से कैसे? कारण पहले ना अंग्रेज लोग सीमित थे अपने बंदरगाहों तक और बड़े बड़े शहरों तक, मगर भारत, असली भारत तो गांवों में बसता है, बंदरगाहों से बहुत दूर, बड़े बड़े एरियाज में, इंटीरियर एरिया में। अब यार अंग्रेज लोगों ने सोचा कि इनके गांव की इकोनॉमी को ख़त्म करना है तो इनके सुदूरवर्ती अंदर के एरियाज में भी हमको अपना प्रोडक्ट पहुंचाना पड़ेगा। कैसे? रेलवे के माध्यम से रेलवे की बोगियों में सामान भर भर के, इंग्लैंड से आया हुआ सामान भर भर के गांव तक पहुंचाया, मार्केट तक पहुंचाया। जैसे नहीं आजकल हमारे बाबा रामदेव हैं, गांव गांव तक अपने प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं, पतंजलि स्वदेशी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वैसे उन्होंने विदेशी का प्रचार प्रसार किया। विदेशी वस्तुएं भर भर के गांव गांव तक, मार्केट तक, लोगों की छोटी छोटी मंडियों तक पहुंचाया। उसकी वजह से भी इसमें रेलवे ने बड़ी भूमिका निभाई। रेलवे ने, इसकी वजह से भी हमारा हस्तशिल्प उद्योग क्या हो गया? डाउन। भारत के राजा रजवाड़े पहले, राजा रजवाड़े या देसी रियासतें इस डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करते थे, यानी कि जो देसी हाथों से बने हुए चीज़ें थी, वस्तुएं थी, इनके बड़े खरीदार होते थे। इन राजा रजवाड़ों की, राजाओं की शानो शौकत में भारत के अपने कारीगरों का खून पसीना लगा होता था और वो प्रोटेक्ट करते थे अपने अपने एरिया के उद्योग को। मगर अब राजा रजवाड़े अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो गए। कई सारी रियासतों को ब्रिटिश सरकार में मिला लिया गया। तो जो मिलाया गया तो उन राजाओं के, राजवाड़ों के पतन से का मतलब ये था कि उस क्षेत्र के सूती उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इन सब का भी क्या हो जाना? सुपड़ा साफ, क्योंकि वो तो अंग्रेजी सामानों का इस्तेमाल बढ़वाएंगे ना अपने क्षेत्र में। और जो देसी रियासतें अंग्रेजों के साथ में अच्छी दोस्ती के साथ में, संबंधों के माध्यम से एग्जिस्ट करती थी, उन्होंने भी उनकी तरह शानो शौकत, लग्जरियस लाइफ जीने का तरीका अपनाया और उनको लगता था कि इंग्लैंड में जो चीज़ें बनती हैं वही बेस्ट हैं। तो उन्होंने भी अंग्रेजों की उस मेंटेलिटी को भारत में प्रमोट किया कि वी वांट टू लुक लाइक ब्रिटिशर्स। परंपरागत चीज़ों की तरफ से लोगों का मोह भंग हुआ और ब्रिटिश या यूरोपियन, इटालियन, फ्रेंच, इन वस्तुओं की तरफ
लोगों का मोह बढ़ता गया और इन सब से नुकसान हुआ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्री का। अब भारतीय सांस्कृतिक, ब्रिटिश सांस्कृतिक जो मतलब उनका जो सांस्कृतिक सामाजिक नीति था ना, उनका उद्देश्य ये था कि भारत में एक ऐसा मिडिल क्लास जन्म ले, एक ऐसा क्लास जन्म ले जो मेंटली ब्रिटिश हो और शकल सूरत से इंडियन हो। और इसके लिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया। उस एजुकेशन सिस्टम में अंग्रेजों से शिक्षा प्राप्त जो भारतीय थे वो भी यार पहनावा, रहन सहन, खान पान अंग्रेजों जैसा ही करने लगे। तो अब वो तो धोती कुर्ता पहनेगा नहीं, वो तो कोट पैंट ही पहन करके मिस्टर जेंटलमैन की तरह दिखने की कोशिश करेगा। तो इससे भी हमारा हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्री क्या हो गया, पूरी तरह से पतन हो गया। अब बच्चा इस बात को समझो, अंग्रेजों ने भारतीय लोहे का, जैसे मैंने कहा वुड्स कहते थे, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। यूरोप के बाजारों में पूरी तरह से इन वस्तुओं पर रोक लगा दी। ये पतन का बड़ा कारण बने। ठीक है, अब जब हमारी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्री का पतन किया, मतलब विऔद्योगिकरण हुआ, इसके लिए अंग्रेजों ने बोला, अंग्रेजी कुछ वैचारिक लोगों ने, कि हमने इसके एवज में भारत में मॉडर्न इंडस्ट्री को भी डेवलप किया, आधुनिक उद्योगों को। मगर यार आधुनिक उद्योगों ने वो काम नहीं किया। अंग्रेज लोग आधुनिक उद्योग भारत में पनपे चाहते ही नहीं थे, क्योंकि अगर वो आधुनिक उद्योग भारत में डेवलप हो जाते, मॉडर्नाइजेशन हो जाता, मॉडर्न इंडस्ट्रीज लग जाती, तो हम लोग इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट हो जाते, हमारा विकास हो जाता आर्थिक रूप से। और अगर हमारा विकास हो जाता तो हम गुलामी थोड़ी स्वीकार करते। तो उनका एक कहना था कि इकोनॉमिकल इनको किस पे डिपेंड रखो, ब्रिटिशर्स पे डिपेंड रखो। अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन या विऔद्योगिकरण या हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्री के पतन का इम्पैक्ट क्या पड़ा? बोथ इम्पैक्ट हुए, पॉजिटिव भी हुए, नेगेटिव भी हुए। सबसे पहले मैं नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करूंगा, क्योंकि हम अंग्रेजों को पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये बढ़ा, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। ब्रिटिश सरकार की नीतियों की वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब खत्म हुए तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा। अब बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है ना, तो इसके साथ साथ पॉवर्टी भी बढ़ती है। अब इतने सारे लाखों लोग हैंडीक्राफ्ट में लगे थे, करोड़ों कारीगर काम करते थे, जिनकी पूरे जीवन आजीविका, उनके बच्चों की जिंदगी सब कुछ किस पे चलती थी? उस पर्टिकुलर उनके अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर। हाथ से बनाने वाला कारीगर दूसरों को तो कपड़ा पहनाता ही है, कपड़े बनाने वाला, पर वो अपने तन पे कपड़े भी उसी इंडस्ट्री की बदौलत पहनता है। अंग्रेजों ने क्या किया? उनका उद्योग खत्म कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। वो लोग भाग करके खेती की तरफ गए, खेती पर बर्डन बढ़ा, दबाव बढ़ा, जोतों का आकार छोटा हो गया, खेतों में टूट होने लगी और खेती पर निर्भरता बढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों की डिमांड वो एग्रीकल्चर फुलफिल नहीं कर पाया और उसकी वजह से गरीबी बहुत बढ़ गई, अकाल बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेबल पड़ने लगा। सरकार लोगों की मदद कर सकती थी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देकर के, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। गरीबी बढ़ती है तो देश में पूंजी नहीं रहती, सेविंग्स नहीं रहेगी। जब लोगों के पास में सेविंग नहीं रहेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो नया उद्योग नहीं लगेगा और देश में गरीबी बढ़ती जाएगी। यही कारण है कि 200 साल में भारत क्यों एक गरीब मुल्क बन गया। नियत अंग्रेजों की कैसी थी? इसको गरीब बनाने की थी। आई थिंक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आ रही है भैया सबको? ठीक।
अब बेरोजगारी बढ़ गई, कृषि भूमि पर बहुत दबाव बना, भुगतान संतुलन का नकारात्मक होता है। भुगतान, बैलेंस ऑफ पेमेंट, समझते ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी अंग्रेजों के आने के पहले हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव था। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि हम हमारे यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, तो जब हम चीज़ें एक्सपोर्ट ज़्यादा करें तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा, इंपोर्ट कम करेंगे तो पैसा कम देना पड़ेगा, यानी हमारे पास पैसा बचेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में। मगर जब हम इंपोर्ट खूब ज़्यादा करें और एक्सपोर्ट कम करें तो हमें ज़्यादा पैसा दूसरे देश को देना पड़ेगा। तो अब इंग्लैंड से चीज़ें खूब आ रही थी, यानी हम इंपोर्ट खूब कर रहे थे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, हमारे फेवर में नहीं रहा, नकारात्मक हो गया। किसी भी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट नकारात्मक होना ये उस देश की गिरती हुई इकोनॉमिकल कंडीशन को दिखाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे यहाँ नकारात्मक हो गया। इसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा, क्योंकि पहले हम हाथों से बनी हुई चीज़ें भेजते थे ना, अब कहाँ भेजेंगे, ख़त्म तो कर दिया अंग्रेजों ने सब। हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन पर निर्भर हो गई। किसी ने कहा था, शायद हिटलर ने कहा था, कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपना गुलाम बनाना है तो उसे खुद पर अपने पर डिपेंडेंट बना लो। अंग्रेजों ने यही किया। भारत को गुलाम बनाना था, भारत के लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया। पहले हमारे यहाँ रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन कर दिया, तो अब हम चीज़ें बेचेंगे तो अंग्रेज खरीदेंगे, और अंग्रेज़ों द्वारा बनाई हुई चीज़ें अंग्रेज हमको बेचेंगे और हम उनसे खरीदेंगे। यानी कि हम बेचने के लिए भी अंग्रेज़ों पर निर्भर हो गए और चीज़ें खरीदने के लिए भी अंग्रेज़ों पर निर्भर हो गए। तो हमारी पूरी जो देश की इकोनॉमी है वो अब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रही, वो ब्रिटिश डिपेंडेंट इकोनॉमी हो जाती है। ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब क्लियर है ना इम्पैक्ट सारे। अब आते हैं हम पॉजिटिव इम्पैक्ट। कुछ फायदा भी हो गया भैया। अब फायदा क्या हुआ कि भारत का एकीकरण को बढ़ावा मिला, यूनिफिकेशन, एकीकरण। अब एकीकरण कैसे बढ़ा कि भारत में जब हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं उनका जब खात्मा हो रहा था, तो ना भारत के कई सारे लोग, उनका पलायन हुआ गांव से शहरों की तरफ। और जब शहरों की तरफ गए तो वहाँ पर ना छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ में, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें वो एज अ लेबर वर्कर के तौर पर, श्रमिकों के तौर पर वो क्या हो गए, शामिल होने लगे। ये मजदूर लोग जब यूनाइटेड हुए तो देश में कई सारे मजदूर आंदोलन भी हुए, और वही मजदूर आंदोलन बाद में गांधी जी के नेतृत्व में देश की राष्ट्रीय आंदोलन में भी एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं देश के एकीकरण में इनका इम्पैक्ट ये पड़ा कि भारत में जो एक देसी उद्योगों के पतन से एक शहरों की तरफ पलायन हुआ, वो पलायन पॉजिटिव भी रहा। श्रमिक वर्ग पैदा हुआ, लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी सुधरी, मिडिल क्लास जन्मा, मिडिल क्लास आधुनिक शिक्षा लिए हुए था, और यही मिडिल क्लास बाद में फ्रीडम मूवमेंट को लीड भी करता है। और गांव में ना एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी आई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जो आधुनिक वस्तुओं पर आधारित थी। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अंग्रेजों ने किया, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा रहा हमारी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इम्पैक्ट ही कारण बना देश की गरीबी का। दादा भाई नौरोजी ने, रमेश चंद्र दत्त ने अपनी किताब में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बात का तथ्यों के साथ जिक्र किया है कि हमारी गरीबी का कारण। और एक और किताब मैं बताता हूँ, अभी जो
कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप के लिए एक कैंडिडेट खड़े हुए थे, शशि थरूर। उनकी एक बहुत ही अच्छी किताब है, अंधकार का युग या ब्लैक एरा करके कोई किताब है, बहुत अच्छी, मैं टाइटल बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ी है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के दौरान भारत की इकोनॉमी पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं उसको बहुत अच्छे से समझाया है। आप लोग अगर समय मिले तो वो किताब आपकी लाइब्रेरी में, आपके घर पे आपकी किताब वो आपकी टेबल पर होनी चाहिए। आप उससे इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि वो यूपीएससी पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मगर एज अ इंडियन आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने हमको कैसे लूटा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, ये हमारा चैप्टर था डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में कुछ क्या आधुनिक उद्योग भी डेवलप हुए थे। और एक और टॉपिक, ड्रेन ऑफ वेल्थ, भैया धन का निष्कासन क्या था, रेलवे क्यों आया था, क्या इम्पैक्ट पड़ा रेलवे का, इस सब पर बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो भैया जो एमपीपीएससी 2022 को लेकर तैयार कर रहे हैं, प्रीलिम्स को लेकर टेस्ट सीरीज करना चाह रहे हैं, ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। इंक्वायरी चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वहीं पर मिलेगा। टेस्ट पेपर, मिनी टेस्ट पेपर आपको वहां पर मिल जाएंगे, एमपी के टेस्ट पेपर्स वहां पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में यूट्यूब को ज्वाइन करके इसको फैला दो भैया, लोगों तक पहुंचा दो, क्योंकि अब आपके पास में इस यूट्यूब चैनल से ही जो है हम मिनी टेस्ट कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। लगातार वो सीरीज भी चलती रहेगी, तो जुड़े रहिए, फैलाते रहिए। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, जिंदा रहिए। और जिंदा रहने का मतलब ये हुआ कि खुशहाल जिंदगी जिए। यार जिंदगी तो देखिए हर कोई जी लेता है, जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, इंसान वो जो इसे शरबत की तरह पी लेता है। क्या समझे? बाय बाय।